गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी को आरपीसीएस नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि वो टॉपिक नाम है एबॉर्शन। एबॉर्शन बहुत ज्यादा अपने आप में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये एबॉर्शन जो प्रोफेशनल है, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी जरूरत है, इस प्रोफेशन से जुड़े हुए उनके भी लिए जरूरत है और साथ साथ में जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए भी वो काफी जरूरत है। अगर हम सिंपल बात करें कि जो एबॉर्शन की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होती है कि क्योंकि हर दैनिक दिनचर्या में एक दो लोग में हर लोगों में जो है ये ऐसा देखने के लिए मिलता है। अगर कहें कि हर एक 100 लोगों में एक लोग दो लोग ऐसा जो है देखने के लिए मिल सकता है जिनकी प्रेगनेंसी पूरी नहीं हो पाती है और समय से पहले यानी कि 22 वीक से पहले ही उनकी क्या हो जाती है, अबॉर्ट हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बिना कुछ देरी किए हुए इस एबॉर्शन टॉपिक को आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम एबॉर्शन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि एबॉर्शन होता क्या है। तो सिंपल बात करें कि जो एबॉर्शन होता है, अगर माता प्रेग्नेंट होती है तो उनमें जो स्पर्म और जो स्पर्म और ओवम दोनों मिलकर के जो क्या जाइगोट बनाते हैं और वही संतान का क्या करता है, निर्माण करता है। तो उसमें होता क्या है कि जैसे ही जाइगोट बनता है, बनने के बाद 22 वीक से पहले ही वो क्या हो जाता है, बाहर आने लायक नहीं हो पाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता है। जब वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा, तो उससे ही पहले ही वो क्या किया कर दिया जाता है, वो या तो जानबूझकर उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है या तो अपने आप वो क्या हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके पीछे की अनेकों प्रकार के ऐसे कारण तो हो सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो अगर एक शब्द में कहना पड़े तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि वो कंसेप्शन प्रोडक्ट, वो वायबल प्रोडक्ट मतलब जो 22 वीक को क्रॉस नहीं कर पाया है और जो है तो वो चीजें क्या होती है, बाहर की ओर क्या होती है, निकल जाती है, उसको ही हम लोग बोलते हैं एबॉर्शन। यानी कि सिंपल बात करें कि वो जो कंसेप्शन प्रोडक्ट अब बाद में बाहर आएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, किसी प्रकार का एबनॉर्मलिटीज भी हो सकता है या किसी प्रकार का दिक्कत के चलते वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, तो कुछ जाइगोट को या कुछ जो है कंसेप्शन प्रोडक्ट को जानबूझकर के क्या किया जाता है, अबॉर्ट करा दिया जाता है, या तो कुछ कंसेप्शन प्रोडक्ट को अपने आप ही क्या हो जाते हैं, वो बाहर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सभी चीजें जो है यहाँ पर आपको जो देखने के लिए मिलता है। तो यही चीजों को हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अब एबॉर्शन टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें कि एबॉर्शन क्या है, तो एबॉर्शन इज द एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स मदर ऑफ एन एम्ब्रियो। कहने का मतलब क्या है कि एबॉर्शन जो होता है कंसेप्शन प्रोडक्ट का क्या होता है, एक्सपल्सन होता है, यानी बाहर के निकलना या तो उसको बाहर की ओर निकलवाना, किसको, एम्ब्रियो या फीटस को, जिसकी वेट जो है 500 ग्राम से कम होती है, 500 ग्राम या 500 ग्राम से कम होती है, और वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट बाहर सर्वाइवल करने लायक नहीं होता है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एबॉर्शन बोलते हैं। सिंपल कहें कि एबॉर्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कंसेप्शन प्रोडक्ट है जो कि 500 ग्राम या 500 ग्राम से कम होता है और वो बाहर के वातावरण में वो कैपेबल नहीं होता है सर्वाइव का करने का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एबॉर्शन बोलते हैं। अगर हम सिंपल बात करें कि अगर बच्चा जो है, अगर हम ये जो है डायरेक्टली जो है WHO के माध्यम से ये डेफिनेशन कही गई थी, और ये जो है जनरली क्या होता है कि जब 20 से 22 वीक तक बच्चा का जो वेट होता है वो 500 ग्राम क्या होता है, वो अटेंड कर गया होता है। और जनरली क्या होता है कि जो 22 वीक से पहले जो पहले की जो डेटा है वो डेटा बताती है 20 वीक, लेकिन अब जो नई डेटा है वो नई डेटा जो है उसको क्या करता है, 22 वीक बताता है। यानी कि 22 वीक से पहले इस वायबल प्रोडक्ट को क्या हो जाना, अपने आप या किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से बाहर की ओर निकाल देना ही क्या कहलाता है, एबॉर्शन कहलाता है। अगर ये सभी चीज देखने को मिलता है। अगर हम इसकी इंसिडेंस की बात करें तो 10 से लेकर के 20% जो होता है पूरी प्रेगनेंसी में जो है एबॉर्ट जो 10 से 20% प्रेगनेंसी क्या हो जाती है, एबॉर्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर बात करें कि जो 16 वीक से पहले अगर सबसे ज्यादा एबॉर्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि 75% जो है एबॉर्शन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा बात करें, ये जो रेट होता है अलग अलग लोगों में वेरीज करता है, वो डिपेंड करता है उसकी एज पर, माता के हाइट पर करता है, और साथ साथ में मिसकैरेज की जो पास्ट हिस्ट्री है उस पर डिपेंड करता है। ये अगर हम सिंपल अभी बात करें कि इंसिडेंस क्या होती है कि 10 से 20 आपको जो मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है, जो कि 22 वीक के बाद देखने के लिए मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा 16 वीक से पहले वाला एबॉर्शन का जो रेट होता है वो ज्यादा देखने के लिए मिलता है। और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है माता का एज पर डिपेंड करता है, जेंडर एज पर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें उनकी हाइट पर डिपेंड करता है, उनके वेट पर डिपेंड करता है, उनके जो है खान पान पर डिपेंड करता है पूरी तरह से।
अगर हम बात करें कि एबॉर्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, पहला तो स्पॉन्टेनियस होता है, दूसरा इंड्यूस्ड होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है कि अपने आप वो क्या होता है, कंसेप्शन प्रोडक्ट जो है क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और इंड्यूस्ड मतलब क्या होता है, ये किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम क्या करते हैं, एबॉर्शन करवाते हैं जानबूझ करके। सिंपल कहें तो स्पॉन्टेनियस को हम लोग बोल सकते हैं, ये नेचुरल एबॉर्शन कर सकते हैं, और ये जो इंड्यूस्ड होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। अगर हम स्पॉन्टेनियस की बात करें तो दो प्रकार का होता है, आइसोलेटेड होता है, रिकरेंट होता है। आइसोलेटेड मतलब होता है कि एक बार हुआ फिर उसके बाद नहीं हुआ एबॉर्शन। रिकरेंट मतलब हुआ बार बार होता है। बार बार मतलब कि एक प्रेगनेंसी हुई फिर एबॉर्शन हो गया, फिर दूसरी हुई फिर एबॉर्शन हो गया, लगातार जो है बनी रहती है, उसको बोलेंगे रिकरेंट एबॉर्शन। अगर हम सिंपल बात करें कि इस आइसोलेटेड एबॉर्शन क्या होता है, तो इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, और इसके जो है पूरे के पूरे 6 प्रकार के होते हैं। आइसोलेटेड होता है, पहला होता है थ्रीटेन। थ्रीटेन मतलब होता है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, थ्रीटेन मतलब धमकाना। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एबॉर्शन की प्रक्रिया होती है लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाती है, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। यानी कि सिंपल वे में कहें कि हम दवा के माध्यम से इस एबॉर्शन को क्या कर सकते हैं, हम लोग ठीक कर सकते हैं। इनवेटेबल एबॉर्शन जस्ट इसके ऑपोजिट होता है। यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार का जो एबॉर्शन होता है, इसमें तो एबॉर्शन होता है और वहां तक पहुंच जाता है जिसको हमको इजी में हम उसको क्या नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। यहाँ दवा देकर भी क्या किया जाता है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कंप्लीट मतलब क्या होता है कि जितने भी कंसेप्शन प्रोडक्ट है पूरी की पूरी एबॉर्ट होकर के क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, उसको बोलते हैं कंप्लीट एबॉर्शन बोलते हैं। उसके बाद इनकम्प्लीट एबॉर्शन होता है। इनकम्प्लीट एबॉर्शन मतलब क्या होता है, कुछ जो कंसेप्शन प्रोडक्ट अंदर रहता है और कुछ कंसेप्शन प्रोडक्ट क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। मिस्ड मतलब क्या होता है कि मिस्ड में यही होता है कि जो कंसेप्शन प्रोडक्ट बच्चा तो एबॉर्ट हो चुका होता है यूट्रस के अंदर, लेकिन वो बहुत समय तक क्या होता है, कुछ समय तक क्या होता है, यूट्रस के अंदर बना रहता है। अब बना रहता है तो उसको, और उसके बाद जब पता लगता है, जब प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम एब्सेंट हो जाती है, जब फीमेल को पता चलता है कि एबॉर्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में हमने क्या करते हैं, उस कंसेप्शन प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है, उसको बोलते हैं मिस्ड एबॉर्शन। एक होता है सेप्टिक एबॉर्शन, वो एबॉर्शन जो इन्फेक्शन के कारण जो है देखने के लिए मिलता है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टिक एबॉर्शन। सिंपल बात करें कि अगर ये मिस्ड एबॉर्शन ज्यादा दिन तक अंदर रह गया तो वही किसमें कन्वर्ट हो सकता है, आपका सेप्टिक एबॉर्शन में कन्वर्ट आपको जो है देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें कि इंड्यूस्ड एबॉर्शन के अंदर होते हैं, एक होता है लीगल एबॉर्शन और एक होता है इलीगल एबॉर्शन। एक होता है जो है लीगल एबॉर्शन के अंदर अगर बात करें तो एमटीपी होता है, और इलीगल के अंदर जो है आप जो है जनरली जो है जेंडर को जानने के लिए आदमी कर देता है, उसका दुरुपयोग करता है ना, तो उसको बोलते हैं इलीगल। अगर हम बात करें कि लीगल एबॉर्शन के अंदर जो आपका होता है कि एमटीपी होता है, तो एमटीपी जो है जानबूझ करके क्या किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है 22 वीक, अब जो है जनरली 22 वीक से पहले ही जो है जानबूझकर क्या किया जाता है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। और उस प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के माध्यम से क्या किया जाता है कि अगर जनरली ये होता है कि अगर एबॉर्शन माता के लिए घातक हो, बच्चे के लिए घातक हो, या तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस गड़बड़ है, या तो कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अब कंसेप्शन प्रोडक्ट बच नहीं सकता, तो इस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, जानबूझ करके क्या करते हैं, उस कंसेप्शन प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, एबॉर्ट करा देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। उसको लीगल और उसको हम लोग बोलते हैं मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, या तो दवा के माध्यम से या तो इवैक्यूएशन एंड फ्लूइडेज के माध्यम से कंसेप्शन प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। समझ में आ गया। इसके अलावा अगर बात करिए सभी चीज जो है आपको देखने के लिए मिलता है। अगर सिंपल बात करें कि एमटीपी की जो है जनरली 22 वीक से पहले किया जाता है, जहां पर कि आपको 12 वीक से पहले जो है एक डॉक्टर की जरूरत होती है कराने के लिए। 10 से लेकर के 24 12 से लेकर के 24 वीक तक जो है 2 डॉक्टर की जरूरत होती है, और 22 वीक के बाद अगर एबॉर्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में मतलब इसके बाद 2-3 वीक और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन प्रोटोकॉल के अनुसार जो है ना एबॉर्शन को 28 वीक माना गया है। क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पर जो है 22 वीक के से पहले ही एबॉर्शन की प्रक्रिया कराई जाती है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री होती है जैसे इंडिया हो गया, यहाँ की सिनेरियो ये कहती है कि 28 वीक तक हम एबॉर्शन मान सकते हैं। यानी कि 22 वीक के बाद अगर एबॉर्शन होती है तो आप उस कंडीशन में हाई कोर्ट से क्या करना होता है, परमिशन लेना होता है। इसके अलावा अगर बात करें ये अब आगे ऐसे हम एमटीपी के लिए अलग से एबॉर्शन जैसे ही कंप्लीट होगा तो आगे जब इसके टाइप पढ़ेंगे तो फिर एमटीपी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अगर सिंपल बात करें कि एमटीपी कौन कराता है, यानी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जनरली क्या होनी चाहिए कि वो डॉक्टर जो होने चाहिए जो एमबीबीएस होना चाहिए, कम से कम जो है उसके 25 जो है एमटीपी कराने का उसके पास, असिस्ट कराने का उसके पास जो है क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ साथ में जो है उसके पास जो 6 मंथ का क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग कोर्स डिग्री होनी, सर्टिफिकेट होनी चाहिए।
साथ साथ में जो है हॉस्पिटल कैसे होनी चाहिए, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होनी चाहिए, और वो जो हॉस्पिटल है वो पूरी तरह से पंजीकृत होनी चाहिए अगर प्राइवेट है तो, और सरकारी है तब पर भी पंजीकृत होनी चाहिए। गवर्नमेंट ज्यादातर ये एमटीपी कराने का कार्य हम कहाँ करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही करते हैं। अगर गवर्नमेंट में नहीं हो सकता है तो प्राइवेट में भी कर सकते हैं, और प्राइवेट में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमें देखना होता है कि रजिस्टर्ड है कि नहीं है। क्लिनिक्स में इस तरह की सुविधाएं नहीं दी गई है, ठीक है ना, इसमें तो किसी प्रकार का दुरुपयोगिता नहीं की जाती है। तो कब कराते हैं, तो 22 वीक से पहले कराते हैं, 22 वीक के बाद हम इसको नहीं करा सकते हैं। कब क्यों करा सकते हैं भाई, अगर मान लीजिए कि कोई रेप का केस है तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस गड़बड़ी है तब उसको बाहर निकाल सकते हैं। बच्चा जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट माता के लिए घातक है तब पर भी बाहर निकाल सकते हैं। हो सकता है कि बच्चा में किसी प्रकार का एबनॉर्मलिटीज है, निकलने के बाद बाहर निकलने के बाद वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता है, दिक्कत उसको एबनॉर्मलिटीज आ सकती है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। ये सब प्रक्रियाएं होती है एमटीपी कराने का। तो आइए आगे हम लोग बात करते हैं, अबॉर्शन को आगे प्रोसीड करते हैं। अब बात करें इसकी क्या कारण हो सकती है, तो दो कारण होंगे, या तो माता का कारण होगा या तो बच्चे का कारण होगा, या तो फीटल फैक्टर्स हो सकता है या तो मैटरनल फैक्टर्स हो सकता है। आगे इसकी बात करें, दोनों फैक्टर्स की बात करें तो पहले हम लोग बात करते हैं फीटल फैक्टर। फीटल फैक्टर में पहला होता है जेनेटिक। जेनेटिक में क्या होता है कि 50% ऐसा आपको जो देखने को मिलता है कि जो जनरली अबॉर्शन होता है जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी के कारण हो सकता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम होता है, कि फिल्टर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। ये सभी कारण के चलते जो है आपको क्या होता है देखने। और सबसे ज्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो अबॉर्शन होता है वो जो क्या किसके कारण होता है, आपको क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज के कारण आपको जो देखने को मिलता है। उसके बाद न्यूमेरिकल डिफेक्ट होता है, जैसे ट्राइसोमिया की बात करें, पॉलीपोलाइडी हो सकता है, मोनोसोम होता है, यानी ट्राई जो भी मतलब होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गया है, या तो क्रोमोसोम की मात्रा कम है, इसको बोलते हैं मोनोजोमी, मतलब क्रोमोसोम की संख्या कम है ना, ये सभी चीजें हो सकती है। या इसके अलावा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो सकता है, ट्रांसलोकेशन यानी ट्रांसलोकेशन या डिलीशन या इन्वर्जन। ट्रांसलोकेशन मतलब होता है क्रोमोसोम का जो ट्रांसलोकेशन हो गया है, यानी एक क्रोमोसोम जो दूसरे क्रोमोसोम के स्थान पर बैठ गया है, इसके भी चलते होता है। या तो आपको एक क्रोमोसोम एकदम डिलीट हो चुका है या इन्वर्स हो चुका है, यानी कि मान लीजिए कि 14 नंबर के और 21 नंबर की बात करें, या 7 नंबर और 14 नंबर की बात करें, तो अब क्या वो इन्वर्स हो गया कि 14 नंबर 7 नंबर पर बैठ गया है, 7 नंबर जाकर के 14 नंबर पर बैठ गया है, तो उस कंडीशन में भी अबॉर्शन होने का चांसेस ज्यादा होता है। इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी, जहां पर 2, 3, 4 बच्चे हैं एक बार में ही हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी अबॉर्शन होने का चांसेस ज्यादा होता है। और उसके बाद डिजेनरेशन ऑफ विलाई, यानी विलाई ही काम करना बंद किया है। विलाई मतलब इसको बोलते हैं प्लेसेंटा के अंदर विलाई पाई जाती है, जिसको फंक्शनल यूनिट जो हम लोग बोलते हैं, जो ब्लड का सप्लाई करता है, तो वही गड़बड़ हो गया, वही डिजेनरेट हो गया, तो उस कंडीशन में भी अबॉर्शन होने का चांसेस हो सकता है, क्योंकि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन आगे की ओर अच्छे से नहीं हो पाती है। आगे बात करें मेटरनल फैक्टर की बात करें, तो मेटरनल फैक्टर में आपको होता है इंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर्स होते हैं, जो कि आपको 10 से 15% देखने को मिलते हैं। इंडोक्राइन मतलब होता है कि हार्मोनल डिफेक्ट के चलते, जैसे कि आपको ल्यूटियल फेज डिफेक्ट यानी एलएच हार्मोन की कमी हो गई है या बहुत ज्यादा हो गया है, इसके चलते भी आपको जो है अबॉर्शन होने की चांसेस हो सकती है। इसके अलावा थोराइड एब्नॉर्मलिटी, थोराइड T3 T4 की लेवल बढ़ी हुई है, TSH की लेवल बढ़ी हुई है, तो उस कंडीशन में भी जो है थोराइड की प्रॉब्लम, उस कंडीशन में भी अबॉर्शन होने की चांसेस ज्यादा होती है। जिस माता को डायबिटीज की प्रॉब्लम है उस कंडीशन में भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज ज्यादा बढ़ने के कारण बच्चे में ब्लड ग्लूकोज की लेवल ज्यादा मिलती है, और ज्यादा मिलने के कारण जो है वो अच्छे से सर्वाइव कोई बच्चे नहीं कर पाते, उनकी क्या हो जाती है, अबॉर्ट हो जाती है। उसके बाद एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटी होती है, जो कि 10 से 15% देखने के लिए मिलता है, जहां पर सर्वाइकल यूट्राइन फैक्टर होते हैं, मैंने सर्विक्स और यूट्राइन दोनों मिलकर के कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताएं कि जो है पहला होता है आपका सर्वाइकल इनकम्पिटेंस और इनसफिशिएंसी, यानी सर्विक्स क्या है, पूरी तरह से अच्छे से बंद नहीं है, यानी सर्विक्स अच्छे से बंद न होने मतलब लूज है, तो जिसके चलते कंसेप्शन प्रोडक्ट बनेंगे और वो कंसेप्शन प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस के अंदर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, यानी कि जो है यूट्रस के अंदर एक एक्स्ट्रा सेप्टम बन गया है, या तो आर्क्वेट यूट्रस हो गया, आर्क्वेट मतलब होता है फंडल एरिया है, फंडल एरिया डिप्रेस्ड हो गया है, या इसके अलावा जो है बाइकर्वेट जगह पर ट्राइकर्वेट हो गया है, या कर्नुआ में डिफेक्ट आ गया है, यानी कि किसी प्रकार के यूट्रस में जो है स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो गई है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग इसको हम लोग बोल सकते हैं कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होता है यूट्रस का। यूट्राइन फाइब्रॉइड, यूट्रस के अंदर फाइब्रस टिश्यू का एक्युमुलेशन हो गया है, तब पर भी हो सकता है।
और इंट्रा यूट्राइन एडेशन यानी मतलब ये क्या होगा, जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है पूरी तरह से क्या हो सकता है, चुका है यूट्रस के अंदर, क्या हो चुका है, इतना चिपक गया है कि अब बाहर निकल करके सर्वाइव करने लायक नहीं है। इसके चलते भी आपको एबॉर्शन देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें कि अगर हम इसके अलावा इन्फेक्शन की बात करें तो वायरल इन्फेक्शन के चलते हो सकता है, जो कि आपको 5% पूरे केसेस में करता है, यानी रूबेला हो सकता है, साइटोमेगालो वायरस हो सकता है, एचआईवी वायरस हो सकता है, जो है पैरासाइटिक हो सकता है जिसे टॉक्सोप्लाज्मा, मलेरिया हो सकता है, बैक्टीरियल की बात करें यूरिया प्लाज्मा हो सकता है, क्लाइमेडिया हो सकता है। सिंपल बात करेंगे, आप टॉर्च का इन्फेक्शन आप ऑलरेडी जानते हैं, तो टॉर्च जो है होता है इन्फेक्शन, ये सबसे ज्यादा जो है एबॉर्शन करने का कारण बनता है, ठीक ना। तो ये ओवरऑल कहे तो टॉर्च का ही इन्फेक्शन होता है, सबसे ज्यादा एबॉर्शन करता है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, जो कि पूरे केसेस में 5 से 10% जो है देखने के लिए मिलता है, जिसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, अपने ही इम्यूनिटी को क्या कर रहा है, प्रॉब्लम पहुंचा है, उसके चलते भी देखने के लिए मिलता है। एलो इम्यूनिटी डिजीज भी हो सकता है, या साथ साथ एंटी फीटल एंटीबॉडीज होती है, यानी कि कभी कभी क्या होता है, फिटस के अंदर जो है अपना उनकी एंटीबॉडीज होती है, और अपना ही एंटीबॉडी क्या होता है, फिटस को क्या कर देती है, खत्म कर देती है, ठीक ना। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकता है, अगर सिगरेट पी रहे हैं आप, स्मोकिंग कर रहे हैं, तब पर भी एबॉर्शन होने की चांसेस है। अल्कोहल ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तब पर भी होने के चांसेस है। कंट्रासेप्टिव एजेंट यानी कंट्रासेप्शन भी आप बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तब पर भी आपको जो है देखने को मिलता है। जिसे ओसीपी बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं, तब पर भी ये क्या कर सकता है, आपको एबॉर्शन कर सकता है। इसके अलावा मेटरनल मेडिकल इलनेस की बात करें, साइनोटिक हार्ट डिजीज हो सकता है। साइनोटिक मतलब क्या होता है, हृदय में ऐसा प्रॉब्लम जो कि हृदय को से ब्लड को जो है आगे की ओर अच्छे से भेज नहीं पा रहा है, यानी कि डीऑक्सीनेटेड आगे की ओर ब्लड भेज पा रहा है, जिसके भी चलते जो है देखने के लिए मिल सकता है। या हीमोग्लोबिनोपैथीज हो सकता है, यानी हीमोग्लोबिन में किसी प्रकार का डिफेक्ट है, तब पर भी जो है इस तरह की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा कुछ जो है केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिसका कारण पता नहीं होता है, जो कि 40 से 60% ऐसे केसेस होते हैं जहां पर एबॉर्शन का पूरी तरह से कारण पता नहीं चल पाती है कि क्या कारण हुआ है एबॉर्शन होने का। इसके अलावा आगे देखिएगा, अब हम लोग बात करेंगे जितने प्रकार के जो एबॉर्शन के टाइप होते हैं, एक एक करके सभी एबॉर्शन के टाइप के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा होता है थ्री टेंड एबॉर्शन। तो थ्री टेंड एबॉर्शन क्या है, ध्यान दीजिएगा, हमने ऑलरेडी थ्री टेंड एबॉर्शन का डेफिनेशन बताया कि थ्री टेंड एबॉर्शन एक ऐसा कंडीशन है जहां पर कंसेप्शन प्रोडक्ट, यहाँ एबॉर्शन की प्रक्रिया तो होती है, चालू होती है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाती है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, यानी दवा हुआ देकर के हम उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उसी चीज को लिखा हुआ है कि एक कंडीशन है जहां पर इट इज अ कंडीशन इन व्हिच मिसकैरेज हैज स्टार्टेड, यहां पर मिसकैरेज तो होता है बट हैज नॉट प्रोग्रेस, लेकिन प्रोग्रेस नहीं होता है टू ए स्टेट फ्रॉम व्हिच रिकवरी इज पॉसिबल, यानी कि वहां तक नहीं पहुंच पाता है जहां पर रिकवरी को क्या कर सके, रिकवरी इजीली हम लोग कर सकते हैं, यानी रिकवरी इम्पॉसिबल है, यानी कि इम्पॉसिबल मतलब ये हुआ कि जिसको हम लोग इजी में हम क्या कर सकते हैं, रिकवरी करा सकते हैं दवा हुआ देकर के, ठीक है। आगे देखिएगा, क्लिनिकल फीचर के रूप में अगर हम बात करें तो आपको दिखेगा एमिनोरिया, ऑब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल कुछ समय के लिए दिखेगा। इसके अलावा कंप्लेंट माता करेगी, बहुत ज्यादा कम मात्रा में वेजाइना के रास्ता जो है क्या होता है, ब्लीडिंग हो रही है, साथ साथ में दर्द हो रहा है। जनरली जो दर्द होगा वो पेनलेस होगा, शुरुआत में पेनलेस होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होगा, वो पेन बढ़ता जाएगा, और साथ पहले जो पेन होगा वो बैक में होगा, फिर उसके बाद डल्ट पेन, बहुत ज्यादा जो लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा बहुत कड़क पेन होगी। इस तरह की जो है सिम्टम्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा बात करें यूट्रस जो है, सर्विक्स जो होता है वहां पर देखिए चेक करेंगे तो सबसे जैसा दिखेगा, डिजिटल मतलब अंगुली के सहारे से हम लोग जांच करेंगे तो पता चलेगा कि एक्सटर्नल ओएस जो होता है, एक्सटर्नल जो इंटरनल ओएस होता है वो बंद जो है आपको दिखेगा, क्योंकि अगर वो खुला रहता तो पूरी की पूरी कंसेप्शन प्रोडक्ट बाहर हो सकती थी, लेकिन वो बंद है, इसलिए जो है कंसेप्शन प्रोडक्ट अंदर बनी हुई है। उसके अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग इसके लिए कर सकते हैं, पता करने के लिए। सर्वाइकल एक टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा, पोलिप्स और कार्सिनोमा, यानी कि इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि वहां पोलिप्स बनी हुई, सॉरी वहां पोलिप्स जो आपका बनी हुई दिखेगी, ठीक है। इसके अलावा जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी आपको जो है होने का चांसेस ज्यादा होता है। मोलर प्रेगनेंसी, ये सभी जो है अगर आप पता करेंगे तो ये सब होने का चांसेस बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा हम और कैसे इसको पता कर सकते हैं, आप सबसे ज्यादा पता करना है तो यूएसजी के माध्यम से पता कर सकते हैं। यूएसजी मतलब अगर कहे सब कुछ छोड़ करके सिंपल कहे, यूएसजी के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेल्विक एग्जामिनेशन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगर यूएसजी अवेलेबल है तो
ठीक ना। लेकिन याद रहे, एक चीज और याद रहना है कि बिना काम का आपको पेल्विक एग्जामिनेशन नहीं करना है। अगर शुरुआत में अगर लग रहा है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको पेल्विक एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो चुका है, तो उस कंडीशन में हमें पेल्विक एग्जामिनेशन नहीं करनी होगी। आगे देखिएगा, अब देखिए यहाँ ये प्रीटेंड एबॉर्शन, देखिए यहाँ कंसेप्शन प्रोडक्ट है, और यहाँ पर आपको जो है देखने के लिए मिल रहा है कि क्या हो रहा है, ब्लीडिंग आपको जो है बाहर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ये वहां तक नहीं पहुंच पाता है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसको इजी समय अनुसार कंप्लीट करेंगे तो इजिली हम इसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रीटेंड एबॉर्शन। अब इसका हम लोग मैनेजमेंट और प्रोग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट मतलब उसका मैनेज कैसे करेंगे, उसको रोक कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम माता से कहेंगे कि आपको बहुत ज्यादा रेस्ट करनी है, काम हम नहीं करने हैं, यानी पेशेंट शुड बी इन द बेड फॉर ए फ्यू डेज अंटिल ब्लीडिंग। जब तक कि ब्लीडिंग रुकती नहीं है तब तक क्या करना होता है, बेड पर लेटा होना होता है। उसके बाद जो है रिलीफ ऑफ पेन, जैसे ही जो है पेन को रिलीफ करने के लिए डायज़ेपाम दवा जो है 5 mg BD दिन में 2 बार आपको क्या करनी होती है, देनी होती है। 80% जो प्रेगनेंसी होती है वो थ्रेटेंड आपको जो देखने के लिए मिलती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी अपने आप वो क्या होगा कि सही हो जाती है। अगर बच्चा जो है लाइव है, यूएसजी के माध्यम से पता चला बच्चा जो है लाइव है इसमें, और साथ साथ में जो है उसको हम लोग अगर बच्चा लाइव है कोई दिक्कत नहीं है, तो निश्चित है 95% मामले में उसको हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ठीक कर सकते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी जो है कंटिन्यू हुई और साथ साथ में जो है क्या करते हैं, तो आपको जो है अगर कंटिन्यू रही तो सब कभी कभी क्या होता है कि प्री टर्म बेबी होने का चांसेस बन सकता है। साथ साथ में जो है प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस हो सकता है, आईयूजी इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होने की चांसेस ज्यादा होती है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी होगी, तो इसके लिए बचाव के लिए हमें इसकी प्रिवेंशन करनी होगी, यानी ज्यादा से ज्यादा जो है कोशिश करनी। प्री टर्म लेबर से बचाव हेतु क्या करना होता है, माता को जो है स्टेरॉइडल दवा दे सकते हैं, बीटामेथाजोन, डेक्सामेथाजोन। वो क्या करेगा कि सर्फेक्टेंट का निर्माण करेगा बच्चे में, और सर्फेक्टेंट अगर निर्माण होगा तो बच्चे सांस लेने लायक होगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लेसेंटा प्रीविया तो ज्यादा उनको रेस्ट करने के लिए कहेंगे, इस तरह का चीजें देखने के लिए नहीं। तो ये आपको पूरा की पूरा क्या था, आपका थ्रेटेंड एबॉर्शन था। अगर हम बात करें आगे, थ्रेटेंड एबॉर्शन के बाद हमारा दूसरा एबॉर्शन का टाइप होता है जिसको बोलते हैं इनविटेबल एबॉर्शन। अगर हम बात करें कि इनविटेबल एबॉर्शन क्या होता है, तो इनविटेबल एबॉर्शन उस तरह की एबॉर्शन होती है जहां पर हम इसको क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर ले, ये एबॉर्शन वहां तक पहुंच चुकी होती है जिसको हम क्या नहीं कर सकते, बचा नहीं पा सकते हैं। यहाँ पर दवा देकर भी इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनविटेबल एबॉर्शन कहते हैं। यानी अगर सिंपल बात करें कि जिसकी जो सर्वाइकल ओएस होती है पूरी तरह से खुली होती है, जिसके चलते कंसेप्शन प्रोडक्ट अंदर नहीं होती है, और वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। आगे देखिएगा इसमें इनविटेबल एबॉर्शन, इट इज द क्लिनिकल टाइप ऑफ एबॉर्शन वेयर द चेंजेस हैव प्रोग्रेस, यानी एबॉर्शन का चेंजेस वहां तक पहुंच गया है टू अ स्टेट फ्रॉम वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इंपॉसिबल। अब वो मतलब कि एबॉर्शन की ये वहां तक पहुंच गया है कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना थोड़ा क्या हो चुकी है, मुश्किल हो गई है। अब दवा भी देंगे तो ये जो है बचने वाला नहीं है, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर मरीज को क्या क्या दिखेगा भाई, कुछ फीचर्स दिखेगा मिसकैरेज का, जैसे कि बहुत ज्यादा वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। फिर इसके अलावा जो है क्वालिटी पेन आपको जो है कहां देखने के लिए मिलेगा, लोअर एब्डोमेन में दिखेगा। इसके साथ साथ कभी कभी क्या होगा कि इसके बाद जो है क्विकली जो है बिना किसी क्लिनिकल फीचर्स का आपको क्या होगा, मिसकैरेज, कोई बिना सिम्टम साइन दिखाए और क्या हो जाएगा, एबॉर्शन जो है देखने के लिए मिल सकता है। और जब इसमें इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं तो पता चलता है कि इंटरनल ओएस क्या है, पूरी तरह से क्लोज है, जिसके चलते जो है इंटरनल ओएस पूरी तरह से क्या है, ओपन है, जिसके चलते क्या हुआ है कि पूरी तरह से जो कंसेप्शन प्रोडक्ट क्या हो चुका है, वो बाहर निकल चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखिएगा ये इनविटेबल एबॉर्शन की बात करें तो ये जो है देखिए यहाँ पर जो ये कंसेप्शन प्रोडक्ट, और यहाँ पर भी आपको ब्लीडिंग देखने के लिए मिल रही है, और जो इसकी जो इंटरनल ओएस होती है वो पूरी तरह से यहाँ देखिए पूरी तरह से खुली हुई होती है। जब पूरी तरह से खुली होती है तो ये अंदर नहीं रह पाता है। यहाँ देखिए, वहां पर उसमें देखे थे यही से पर वो चिपका हुआ था, लेकिन अब देखिए खुद करके यहाँ तक आ गया है, यानी कि अब इसको हमें कंट्रोल करना मुश्किल है क्योंकि अपनी जगह को छोड़ करके आगे की ओर निकल चुका है। आगे देखिए, अब इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो इसकी मैनेजमेंट का एक ही एम होता है कि जो आपका जितना जल्दी हो सके ये कंसेप्शन प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है उसको क्या कर सके, बाहर निकाल ले, क्योंकि अगर जल्दी नहीं निकालते तो बाद में ये क्या होगा कि इंफेक्शन कर सकता है। और निकालते समय आपको ध्यान रखना है स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक को क्या करना है, अपनाना होता है।
इसके अलावा प्रेगनेंसी अगर 12 वीक से पहले है तो आपको सक्शन और इवाक्यूएशन के माध्यम से उसको चीजों को बाहर निकालेंगे। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से ज्यादा बड़ी है तो उस कंडीशन में जो है ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन देंगे। ऑक्सीटोसिन को देंगे तो देने के बाद यूट्राइन कंट्रैक्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यूट्राइन कंट्रैक्शन को बढ़ा देगा तो अपने आप कंसेप्शन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वेजाइना ग्राफ्ट से वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अगर हम जनरल मेजर की बात करें तो एक्सेसिव ब्लीडिंग जो अगर हो रही है तो आपको जो है मेथार्जिन दवा देकर के 0.2 mg मेथार्जिन दवा देकर के हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर ब्लड लॉस हुआ है तो आपको उस कंडीशन में आईवी थेरेपी देकर के और ब्लड ट्रांसफ्यूजन देकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ब्लड लॉस को मेंटेन या उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें, ये जो है यहाँ तो जो था आपका इन्वर्टेबल एबॉर्शन था, अभी कुछ नहीं। इन्वर्टेबल एबॉर्शन के बारे में हम लोग यही चर्चा की कि उस तरह का एबॉर्शन होता है जहां पर कि ये कंसेप्शन प्रोडक्ट एबॉर्ट हो गया होता है। अब उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल का हो ही नहीं पाता है। दवा हुआ से भी हम क्या नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर बात करें तो अगला होता है इनकम्प्लीट एबॉर्शन होता है। अब इनकम्प्लीट एबॉर्शन क्या होता है, आपको शुरू में ही आप बताएंगे कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन उस तरह का एबॉर्शन होता है जहां पर आपको क्या होता है कि आधा कंसेप्शन प्रोडक्ट अंदर रह जाता है और आधा कंसेप्शन प्रोडक्ट क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। समझ में आया? तो ये देखिएगा, इसकी डेफिनेशन की बात करें, यहां देख लीजिए, आपको देखने के लिए मिल रहा है ये 3/10 था, ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है। अब देखिए, when there is entire product, ये जनरली entire product of conception is not expelled, instead a part of it left inside the uterine cavity, it is called incomplete abortion। इसके मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी कंसेप्शन प्रोडक्ट बाहर नहीं निकला, कुछ अंदर रह गया है और कुछ क्या हो चुका है, बाहर निकल गया है। उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट एबॉर्शन बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, तो हम लोग जब हम हिस्ट्री लेते हैं, जब चेक करते हैं, तो आपको जो है बहुत ज्यादा जो है इसमें पेन, आपको यहाँ पर भी जो लोअर एब्डोमेन में पेन देखने के लिए मिलेगा और साथ साथ में परसिस्टेंट लगातार आपको क्या होगी, ब्लीडिंग बनी रहेगी। जब इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाता है तो पता चलता है कि यूट्रस जो होता है बहुत छोटा, मतलब अपने जगह से क्या हो चुका है, थोड़ा सा नीचे की ओर आ गया है जितना आपको होना चाहिए। इसके अलावा जो है इंटरनल ओएस क्या होती है, यहाँ पर खुला हुआ होता है, तभी तो आधा निकलता है और आधा अंदर रह जाता है। और साथ साथ में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में आपको ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। जब एग्जामिनेशन किया जाता है तो एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है तो अंदर भी क्या होता है, कुछ मासेस देखने को मिलता है जो कि को कंसेप्शन प्रोडक्ट की क्या होती है, मास होती है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन के तौर पर बात करें, आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि आधा अंदर है और आधा बाहर है। साथ साथ में जो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। साथ साथ में प्लेसेंटल पॉलिप होने का चांसेस हो सकता है। प्लेसेंटा का कुछ पोर्शन आगे बाहर की ओर मतलब देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा देखिएगा, अब इसके मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो एक ही मैनेजमेंट होता है कि आपको इवैक्यूएशन के माध्यम से कंसेप्शन प्रोडक्ट को क्या करना होता है, पूरी तरह से बाहर निकाल, पहले डायलेटेशन करेंगे और फिर डायलेटेशन करके क्या करेंगे, कंसेप्शन प्रोडक्ट को इवैक्यूएशन के माध्यम से बाहर निकाल देंगे। इसके अलावा अर्ली एबॉर्शन करना है तो अगर एबॉर्शन अर्ली हुआ है तो उस कंडीशन में आपको डायलेटेशन और इवैक्यूएशन के माध्यम से आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। जनरली डायलेटेशन और इवैक्यूएशन करेंगे तो वहां पर जनरल एनेस्थीसिया देकर ही करना है क्योंकि ये थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर होता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए एबॉर्शन थोड़ा लेट से हुआ है तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, जनरल एनेस्थीसिया देना होता है और साथ साथ में जो ओवन फोर्सेप्स के माध्यम से जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसको क्या खुरेज कर थोड़ा करके क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाला जाता है। और साथ साथ में ब्लंट क्यूरेटर भी लिया जाता है, मतलब शार्प भी क्यूरेटर होता है, ब्लंट भी होता है। शार्प करेंगे तो बहुत ज्यादा मासेस कट जाएंगे, अपील कट जाएगा, तो इसलिए जो ब्लंट जो थुथुर होता है जैसा, उसको क्या करते हैं, उसको लेकर के और उसको क्या करते हैं, वो कंसेप्शन प्रोडक्ट को धीरे धीरे करके क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है और फिर डायलेटेशन और क्यूटेज के माध्यम से जो बचे हुए टिश्यू अंदर मौजूद है उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक दिया जाता है क्योंकि इंफेक्शन होने की ज्यादा चांसेस होती है और इसके साथ साथ जो होती है हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए उसको क्या करना होता है, वहां के सेल्स और टिश्यू को जांच करने के लिए भेजते हैं क्योंकि कैंसर भी होने के चांसेस बन सकता है। इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट के तौर पर टैबलेट या मीजोप्रोस्टल दे सकते हैं 200 माइक्रोग्राम, जो कि आपको ये किस रास्ते में देना होता है, हर एक 4-4 घंटे में वेजाइना के रास्ते से हमें क्या करना होता है, देना होता है। जो इसलिए दिया जाता है कि जो आसपास के जो सेल्स और टिश्यू ब्रेक डाउन है, टूटे हुए हैं, वो आपको जो है रिपेयर जितना जल्दी हो सके रिपेयरिंग आपको जो है देखने के लिए मिले। ठीक है, ये उसके बाद अगर बात करें, ये तो आपका पूरा के पूरा टैक्स इनकम्प्लीट था जहां पर हम लोग देखें
कि कंसेप्शन प्रोडक्ट, कुछ कंसेप्शन प्रोडक्ट अंदर रह गए होते हैं, कुछ कंसेप्शन प्रोडक्ट बाहर निकल गए होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, इनकम्प्लीट एबॉर्शन बोलते थे। तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन के माध्यम से हम लोग बात की कि उसमें भी पेन देखने के लिए मिलती है, वहां पर भी इंटरनल ओएस जो होती है वो क्या होती है, आपका खुली हुई होती है और थोड़ा बंद हुई होती है, तो जिसके चलते जो है कंसेप्शन प्रोडक्ट आधा तो बाहर निकलती है और आधा क्या हो जाती है, अंदर की ओर रहती है। तो ये सभी चीजें देखने के लिए मिला। अब हमारी जो अगला टाइप्स होता है उसको बोलते हैं कंप्लीट एबॉर्शन। अब बात करें कि कंप्लीट एबॉर्शन क्या होता है, तो यहाँ पर कंप्लीट एबॉर्शन वो एबॉर्शन होता है जहां पर जितने भी कंसेप्शन प्रोडक्ट है जो अंदर थी वो पूरी की पूरी कंसेप्शन प्रोडक्ट क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। जैसे कि इनकम्प्लीट में आधा रहती थी और आधा बाहर निकलती थी, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी अंदर से अब कुछ भी अंदर नहीं बचता है, पूरी की पूरी कंसेप्शन प्रोडक्ट क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसलिए इनकम्प्लीट में हम लोग को बाहर निकालने के लिए डायलेटेशन इवापोरेशन प्रक्रिया की करनी पड़ती थी, है ना। लेकिन उसके साथ साथ जो है क्यूरेटर के माध्यम से क्यूरेट करना पड़ता था, ओवम फोर्सेस से उसको बाहर निकालना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर उतना दिक्कत नहीं होगी, या वहां पर ऑक्सीटोसिन के कंट्रैक्शन को बाहर करके बाहर निकालना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर उतना वो चीजें नहीं है। वो कंप्लीट में क्या होगा कि पूरी तरह से वो अपने आप जो है कंट्रैक्शन के माध्यम से चीजें बाहर होने का प्रयास करेगा, पूरी बाहर होगा। अब बात करें कि क्या होता है भाई कंप्लीट एबॉर्शन। When the product of conception are expelled as a mass, it is called complete miscarriage। यानी सिंपल बात करें कि पूरी की पूरी जो है कंसेप्शन प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट एबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए पूरी की पूरी मासेस निकल जाएगा। आगे क्लिनिकल फीचर देखिए, यहां पर जो है हिस्ट्री आपको जो है इसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में आपको एब्डोमिनल पेन, सब में एब्डोमिनल पेन दिखेगा, ठीक है, एब्डोमिनल पेन दिखेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग होगा, और बहुत ज्यादा कभी कभी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा दिख सकता है, और नहीं तो क्योंकि यहाँ पर जो है कंप्लीट एबॉर्शन है तो कुछ कुछ चीजें अंदर रह सकती है। इसके अलावा इंटरनल एग्जामिनेशन जैसे ही हम करते हैं तो पता चलता है कि यूट्रस जो होता है जितना होना चाहिए था गेस्टेशन के रूप में, एमनोरिया के रूप में, उससे आपको जो है कम देखने के लिए मिलता है। और साथ से साथ जो होता है आपका इसके बाद जब छूते हैं यूट्रस को तो फॉर्म यूट्रस मिलता है, यानी थोड़ा सा नरम नरम मिलता है। सर्वाइकल ओएस यहाँ पर भी क्या होता है आपका क्लोज देखने के लिए मिलता है, और ब्लीडिंग बहुत कम मात्रा में थोड़ा थोड़ा करके ब्लीडिंग को देखने के लिए मिलता है। इसके बाद जब एग्जामिनेशन करते हैं एक्सपेल फ्लेसी मासेस, जब हम लोग जैसे ही इसको एग्जामिन करते हैं तो बाहर जब जैसे ही निकलता है या अंदर रहता है तो वहां पर एकदम पूरी तरह से मासेस जो है मास के रूप में क्या होते हैं, जितने भी कंसेप्शन प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर निकलते हैं। और जब निकलने के बाद जांच करते हैं तो अंदर जो है रिटेन बीट ऑफ प्लेसेंटा थोड़ा मोड़ा दिख सकता है, या फिटल प्रोडक्ट का थोड़ा मोड़ा रिटेन बीट दिख सकता है। मैक्सिमम चीजें क्या हो सकती है वो बाहर आपको देखने के लिए मिले। आगे देखिए, अब जो है उसके अलावा और क्या क्या हो सकती है भाई, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में भी ब्लीडिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है, इन्फेक्शन होने की चांसेस हो सकती है, और साथ साथ में प्लेसेंटा पोलिस और रियरली जो है कोरियो कार्सिनोमा, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कोरियन की जो लेयर इम्यून की लेयर होती है, यानी कोरियन की जो लेयर होती है वहां पर कैंसर भी होने का चांसेस ज्यादा हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन के रूप में आपको जो है देखने के लिए मिल सकता है। आगे देखिए, अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो कैसे करेंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा, ब्लड लॉस हो सकती है। तो इस कंडीशन में क्या करती है कि आपको ब्लड के लॉस को आपको एसेस करना होगा, कितना बाहर निकला, और उसी के अनुसार उसको ट्रीट करना होगा। और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो फिर कंसेप्शन प्रोडक्ट को देखना होगा कि कहीं अंदर कंसेप्शन प्रोडक्ट अंदर तो नहीं है। अगर कहीं थोड़ा मोड़ा दिख जाता है, ऐसे तो पूरा बाहर निकल जाता है, लेकिन अगर थोड़ा मोड़ा अगर दिख जाता है तो तुरंत से तुरंत हमें क्या करना है, क्यूरेटेज के माध्यम से जो बचा खुचा जो कंसेप्शन प्रोडक्ट अंदर था उसको क्या कर देना होता है, बाहर निकाल देना होता है। इसके अलावा हम कैसे पता कर सकते हैं, कभी कभी जरूरत पड़े तो टीबीएस भी कर सकते हैं, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी भी कर सकते हैं, जो कि आपको यूट्राइन कैविटी को बताएगा कि पूरी तरह से एम्प्टी है कि नहीं है, खाली है कि नहीं है। अगर नहीं खाली होगा तो आपको जो है इवैक्यूएशन की प्रक्रिया करनी होती है, और क्यूरेटेज के माध्यम से, और पूरी तरह से क्यूरेटेज मतलब क्या होता है, कंसेप्शन प्रोडक्ट को थोड़े थोड़े छोटा छोटे भागों में काट कर क्या किया जाता है, फिर आप बाहर के निकाला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर याद रहे ये चीजें, और आरएच निगेटिव कैसे, अगर दूसरी बात करें तो याद रहे कि अगर माता आरएच निगेटिव है, क्योंकि कंप्लीट एबॉर्शन वहां पर भी हो सकती है, अगर माता आरएच निगेटिव है और पहला बच्चा जो है आरएच पॉजिटिव है तो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होने का दूसरे बच्चे में ज्यादा होता है। तो क्या होता है कि पहला जो माता होती है
जो पहला बच्चा जो होता है जब जैसे ही होता है तो उसकी कंपेयर में एंटीबॉडी बना ली होती है, तो उस कंडीशन में अगर दूसरा बच्चा भी अगर RH पॉजिटिव वाला होता है तो उस कंडीशन में माता जो है उनके प्रति क्या करता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके उनको क्या कर सकती है, मार सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इसको देखना होगा। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रही होगी तो तुरंत हमें क्या करना होगा, रोगान का दवा देनी होगी, जो कि 300 माइक्रोग्राम जो है IM के थ्रू क्या किया जाता है, दिया जाता है। यानी RH नेगेटिव जो है पेशेंट है तो विदाउट एंटीबॉडी इन हर सिस्टम शुड बी प्रोटेक्टेड। आपको क्या करनी होती है, आपको देना होता है, इसके लिए क्या कहता है, रोगान देना जो होता है, जिसको एंटीडी गामा इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, 50 माइक्रोग्राम भी दे। हाँ, एबॉर्शन के समय अगर एबॉर्शन हुआ है, अगर वो पता चला तो उस कंडीशन में हम 50 माइक्रोग्राम देते हैं। अगर एबॉर्शन के बाद या नॉर्मल अगर हुआ है बच्चा, एबॉर्शन ही नॉर्मल हुआ है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, 300 माइक्रोग्राम देते हैं। अगर एबॉर्शन के बाद पता चला तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, एबॉर्शन के समय 50 माइक्रोग्राम या 100 माइक्रोग्राम हम क्या कर सकते हैं, रोगाम दे सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीडी इम्यूनोग्लोबुलिन के भी नाम से हम लोग क्या करते हैं, रोगाम को जानते हैं। ठीक ना, ये जिससे क्या होगा और कब देना होगा भाई, 72 मिसकैरेज जब हुआ उसके 72 घंटे के अंदर देना होगा, क्योंकि 72 घंटे के अंदर ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, 72 घंटे के बाद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होती है। इसके अलावा एंटीडी जो होता है, अगर मान लीजिए कि कंप्लीट एबॉर्शन हुआ है लेकिन जो है 12 वीक जो है गेस्टेशन हो गया है या उससे ज्यादा समय हो गया है, तो अब जो है उस कंडीशन में एंटीडी जो है आपको 50 उस कंडीशन में जो है एंटीडी आपको जो है देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हो सकता है कि ये प्रेगनेंसी आगे की ओर बढ़ सके। यानी कि however NTD may not be required in a case with complete miscarriage before 12 week of gestation where no instrumentation has been done। यानी कि 12 वीक से पहले की बात करें तो किसी प्रकार की रोगाम की जरूरत नहीं पड़ती है। रोगाम की जरूरत तब पड़ती है जैसे ही 12 वीक के बाद बच्चे के लिए ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है, जब ब्लड का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, तभी ये चीजें पता लगेगी। तो पहले हम रोगाम नहीं दे सकते, लेकिन 12 वीक के बाद हमें रोगाम देना होगा। अगर एबॉर्शन हो जाता है तो 50 माइक्रोग्राम या 100 माइक्रोग्राम देंगे, अगर एक पूछा जाए तो 50 माइक्रोग्राम देंगे। अगर बाद में ये बच्चा का जन्म हुआ, जन्म के बाद अगर नॉर्मल बेबी हो गया तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, 300 माइक्रोग्राम या 1500 इंटरनेशनल यूनिट रोगाम की हम लोग देते हैं, या एंटीडी दिया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ये था पूरा के पूरा आपका जो है कंप्लीट एबॉर्शन था। तो आगे जो है आपका जो है बचा हुआ है वो मिस्ड एबॉर्शन है, पहले भी बोलते हैं, बट इस टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। इसके अलावा जो है दो अभी बचा हुआ है, मिस्ड एबॉर्शन और एक होता है सेप्टिक एबॉर्शन। इसके अलावा एक रिकरेंट एबॉर्शन जो हम लोग बात करते हैं वो बचा हुआ है। यानी कि अभी ये 3 चीजें अभी बची हुई है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लासेस में डील करेंगे। हमें लगता है कि यहां तक समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।